हेलो फ्रेंड्स। सोरियासिस एक बहुत कॉमन स्किन की बीमारी है और इसको लेके बहुत लोग परेशान हैं क्योंकि बहुत सालों से वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं लेकिन उनको आराम ही महसूस हो रहा है। तो आज इसी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं कि सोरियासिस क्या है, उसके कौन कौन से कारण होते हैं और उसकी कैसी ट्रीटमेंट की जाती है। तो देखिए, सोरियासिस जो होता है स्किन का जो स्किन कंडीशन, वो हमारे इम्यूनिटी से रिलेटेड होता है। जो हमारी इम्यून सिस्टम होती है, रोग प्रतिकारक शक्ति होती है, वो कई बार किस व्यक्तियों में उस कारणवश यानी कि जेनेटिक अगर प्रिडिस्पोजिशन रह गया हो या इन्वायरमेंटल कॉजेस हो गए हो, कि उनकी वजह से वो ज़्यादा एक्टिव होने लगता है। जैसे कि हमारे जो केसेस होते हैं एलर्जिक राइनाइटिस के, जिन जिन लोगों में बहुत बार बहुत ज़्यादा छींकें आने लगती है, जैसे कि कॉमन मैन को अगर एक बार आती है कई एक्सपोजर में जाते वक्त, तो उन लोगों में बहुत बार आने लगती है। वैसे ही कुछ सोरियासिस में होता है, जो कि इम्यून सिस्टम जो है वो ओवर वर्क करने लगती है। यानी कि जो हमारे स्किन का जो लेयर्स होते हैं, जिसको डर्मिस और एपिडर्मिस बोला जाता है, उनको वो कंटिन्यू रिप्लेस होते रहते हैं, वो कंटिन्यू न्यू स्किन प्रोड्यूस होती है। तो लेकिन जो न्यू स्किन प्रोड्यूस होती है, उनको लगता है जनरली नॉर्मल हमारे शरीर में 30 से 50 दिन का टाइम वो लेती है वो फेड अप होने के लिए, वो कंटिन्यू रीजनरेट होने के लिए। लेकिन सोरियाटिक जो पेशेंट होते हैं जिनको सोरियासिस होता है, उनमें जो स्किन का जो रीजनरेशन होता है, जो न्यू स्किन फॉर्म होती है, वो कंटिन्यूसली 2 3 4 दिन में वो कंटिन्यू रिप्लेस होने लगती है। यानी कि जो एक्सेसिव जो स्किन की जो कोशिकाओं का जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, वो फास्ट हो रहा है उनमें। तो वो उसकी वजह से स्किन पे बहुत सारे प्लैक्स आने लगते हैं। वो वहाँ पे जो स्केल्स होते हैं, कपड़े होते हैं, वो आने लगते हैं। उसको बहुत ज़्यादा खुजली होती है, रेडनेस होता है। और जनरली सोरियासिस ऐसा देखा जाता है कि जिन जगह पे बोनी प्रोमिनेंस होता है, यानी कि हाथ के बैक साइड पे, घुटनों के नीचे, और तो ये कॉमन साइट होती है। कई पेशेंट में ऐसा भी देखा जाता है, चेस्ट पे होते हैं, एब्डोमेन पे भी होते हैं, पेट पे भी होते हैं, पीठ पे भी होते हैं। और उनके टाइप के हिसाब से ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फैला हुआ होता है। तो देखिए, जो कॉजेस है सोरियासिस के, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो वो एक तो जेनेटिक हो सकता है, यानी कि आनुवंशिक एक कारण हो सकता है। और दूसरा जो है वातावरणीय कॉज, यानी कि जो इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स है, वो जनरली कई पेशेंट को प्रिडिस्पोज कर देते हैं। और कुछ ऐसे कारण है जो कि सोरियासिस को बढ़ाता है। सबसे इम्पोर्टेंट है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। अगर किसी व्यक्ति को कुछ मानसिक कोई टेंशन वगैरह है, तो वो एक कारण बन सकता है। यानी कि वो ऑलरेडी जो जीन्स है वो लेके आए हैं, और उनको कुछ स्ट्रेस वगैरह हो गया तो वो प्रोडिस्पोज कर सकता है, उनको होने की चांसेस संभावना ज़्यादा होती है। जो लोग हेवी ड्रिंकर्स होते हैं, जो अल्कोहल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा करते हैं, उनको भी ये चांसेस हो सकता है सोरियासिस का। तीसरे सबसे इम्पोर्टेंट चीज ओबेसिटी, यानी कि मोटापा एक कॉज हो सकता है सोरियासिस का। लेकिन उसके साथ वो जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन होना चाहिए। तो देखिए, ये सब हमने कॉजेज देखा, जो एग्रीवेटिंग फैक्टर्स है वो भी देखे। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि सोरियासिस के जो पैटर्न्स होते हैं, वो पैटर्न्स समझने में बहुत बार लोगों में कंफ्यूजन हो जाता है कि ये ट्रांसमिट तो नहीं हो सकता, या पर्सन टू पर्सन ये कांटेक्ट से इसको उसको फैल सकता है क्या। तो देखिए, सोरियासिस जो इरप्शन की डिजीज है, तो वो जनरली इंडिविजुअल के हद तक ही उसको सीमित होती है। वो पर्सन टू पर्सन फैलती नहीं है, वो कंटेजियस इन्फेक्शन नहीं होता है। जैसा रिंग वॉर्म होता है, जो फंगल इन्फेक्शन होता है, वो स्प्रेड हो सकता है, लेकिन सोरियासिस में वैसा कुछ नहीं है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पे और जो देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर होते हैं, उसकी वजह से सोरियासिस के कुछ टाइप्स में विभाजन किया जाता है, जिसमें जो प्लाक सोरियासिस होता है, यानी कि वहाँ पे स्किन पे गोलाकार धब्बे वगैरह बन जाते हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा खुजली वगैरह आना। दूसरा टाइप्स होता है गोटेड सोरियासिस, यानी कि छोटे छोटे धब्बे स्किन पे, बैक पे, एब्डोमेन पे, पूरे शरीर के कहीं भी अंगों पे ये धब्बे हो सकते हैं। उसको गटेड सोरियासिस ऐसा बोला जाता है। आमतौर पे ये चिल्ड्रंस में ज़्यादा देखे जाते हैं। उसके बाद पस्चुलर सोरियासिस होता है, यानी कि वहाँ पे पस फॉर्मेशन होता है, लेकिन उन पे
इन्फेक्टिव वो नहीं रहते, यानी कि जो जनरली पस फॉर्म होता है वहाँ पे इन्फेक्शन की प्रमाण ज़्यादा होती है, लेकिन सोरियाटिक जो इरप्शन है, पस्चुलर सोरियासिस है, उसमें इन्फेक्शन का प्रमाण नहीं रहता, लेकिन वहाँ पे पस फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद इन्वर्स सोरियासिस होता है, तो ये वहाँ पे स्मूथ पैचेस बन जाते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर जो जहाँ पे फोल्ड्स वगैरह होते हैं, तो वो फोल्ड्स के एरिया में ये इन्वर्स सोरियासिस के जो प्रकार होता है वो देखने को मिलता है। और एक होता है जो इरेथ्रोथ्राइड सोरियासिस, उसमें जनरली वो ज़्यादा सीवियर टाइप का सोरियासिस माना जाता है कि शरीर के बहुत सारे अंग उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसको बहुत ज़्यादा खुजली वगैरह हो सकती है। तो ये एक कॉमन फीचर उसमें होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से और वो कैसे दिखता है, इस हिसाब से वो उनको क्लासिफाई किया जाता है। सोरियासिस जनरली स्काल्प पे भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा खुजली आती है, जो स्काल्प पे जो बाल है उनके मार्जिन्स पे भी हो सकता है, और वो ग्लॉसी अपीयरेंस उसका रहता है। कुछ रिस्क फैक्टर जो कि सोरियासिस के पेशेंट में देखने को मिलते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है कि सोरियाटिक आर्थराइटिस। तो सोरियाटिक आर्थराइटिस में जनरली पेशेंट के जो जॉइंट्स होते हैं वो वहाँ पे सूजन आने लगती है, पेन महसूस होता है, जो कि एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस का एक मिमिक कर सकता है, यानी कि उसके जैसे लग सकता है। सूजन आना, पेन होना, स्टिफनेस वगैरह मालूम होना, तो वो एक उसको कॉम्प्लिकेट कर सकता है। तो एंजाइटी, डिप्रेशन या क्रॉन्स डिसीज जिसको बोला जाता है, यानी कि जो हमारे जो इंटेस्टाइन होते हैं, आंतड़ी होती है, वहाँ पे अल्सर फॉर्म होना, ये भी जो डिजीजेस है वो सोरियासिस के साथ हो सकते हैं। और जो कॉम्प्लिकेशंस अगर हम देखें सोरियासिस के, तो ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेशन वगैरह नहीं होते कि वो बहुत ऐसा सीवियर वगैरह हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिविजुअल के वो सस्टेन कर सकता है, कई बार वो सिवियरिटी वो उनकी बढ़ जाती है। ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे विंटर में वो फ्लक्चुएट हो जाते हैं, समर में बहुत सारे पेशेंट को ऐसा लगता है कि अभी सोरियासिस का जो प्रमाण है बहुत कम हो गया हो, लेकिन विंटर अप्रोच होने के बाद वो बहुत ज़्यादा फैलने लगता है। लेकिन वो पर्सन टू पर्सन जो सिम्टम्स होते हैं वो वेरी होते हैं, लेकिन कॉमन जो सिम्टम्स होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, खुजली बहुत ज़्यादा होती है, स्केलिंग होती है, जो पपड़ी निकलना है वो बहुत कॉमन होता है, और रेडनेस बहुत ज़्यादा होता है। तो उसको हम डील कैसे करें, क्योंकि अभी तो हो गए उनको, जनरली एलोपैथिक मेडिसिन में ऐसा देखा जाता है मॉडर्न मेडिसिन में कि उसका कुछ इलाज नहीं है, क्योंकि ये इम्यून मेडिएटेड डिजीज होने के कारण वहाँ पे कोई इंटरफेयर करे ऐसे कुछ मेडिसिन एलोपैथिक मेडिसिन में कुछ ऐसे इलाज इसका नहीं है। लेकिन अगर होलिस्टिकली अगर हम देखें, क्योंकि वहाँ पे आपकी जो स्ट्रेस वगैरह है, मानसिक जो संतुलन है, उसका भी ध्यान हमें रखना पड़ता है। इसलिए जो कि होलिस्टिक साइंसेस है, जैसे होम्योपैथी हो गया, आयुर्वेदा हो गया, नेचुरोपैथी हो गया, तो ये वहाँ पे बहुत अच्छे से काम करने वाले हैं, क्योंकि आपको पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए डिसीज को रिकवर करने के लिए। तो आप होम्योपैथी का बहुत सारे मेडिसिन होम्योपैथी में अवेलेबल है सोरियासिस को ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन ये व्यक्ति टू व्यक्ति डिफ्रेंशिएट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें देखना पड़ता है कि पेशेंट के जो प्रकृति है वो कौन सी होती है। तो हम वैसे डायरेक्टली मेडिसिन नहीं बता सकते, लेकिन वहाँ पे आपको कौन से भी अच्छे जो होम्योपैथ है उनके पास जाना है, और आपको जो केस हिस्ट्री होती है वो पे दे के मेडिसिन स्टार्ट करना चाहिए। कुछ ऐसे मेडिसिन जो आप ओवर द काउंटर ले सकते हैं, जिसमें रेटिनॉइड्स हो गया, वहाँ पे आप रेटिनॉइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन जो है डी, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी जो इरप्शंस होते हैं वो कम हो जा सकते हैं। पेट्रोलियम जेली आप अप्लाई करो, वहाँ पे आपको जो इचिंग वगैरह है वो बहुत मात्रा में वहाँ पे कम हो जाएगा। टॉपिकल एप्लीकेशंस होते हैं, यानी कि जो बहुत सारे मलम्स वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, ऑइंटमेंट इस्तेमाल करते हैं, जिसमें टॉपिकल स्टेरॉयड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा खुजली वगैरह हो रही तो। लेकिन स्टेरॉयड का अगर इस्तेमाल करना है तो प्रॉपरली आप आपके जो कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट है वो आपको वो बताएंगे, क्योंकि उस आपकी कितनी सिवियरिटी का सोरियासिस है उसके हिसाब से आपको वो मेडिसिन लेना चाहिए। उसके अलावा फोटोथेरेपी होती है, अल्ट्रावायलेट थेरेपी होती है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका भी बहुत अच्छे से जो परिणाम होते हैं पेशेंट में वो देखने को मिलते हैं।
उसके साथ जो एसोसिएटेड कंप्लेंट्स होती है सोरियासिस के साथ, जिसे कि हमने देखा कि सोरियाटिक आर्थराइटिस है, उनका भी इलाज होम्योपैथी में बहुत अच्छे से होता है। तो आप होम्योपैथी में अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो जनरली काफ़ी जो इंटरनल अंदर से जो सोरियासिस आ रहा है, जो डिजीज शरीर में फैल रहा है, उसको हम रोक सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं शरीर से। तो जनरली होम्योपैथी में ऐसा देखा जाता है कि वो जो रूट से वो डिसीज निकालने में वो मदद हो जाती है। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, सो थैंक यू।